अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग नम्स 2020 की पार्ट 4 को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कराते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि द बफर सोल्यूशन इज नॉट फॉर्म फॉर। इसमें हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम बफर सोल्यूशन तैयार नहीं कर सकते। तो बेटा आपको पहला ऑप्शन दे रखा है एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड। तो बेटा मैंने आप लोगों को पहली बात बता रखी है क्योंकि बफर पर हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। तो बफर सोल्यूशन बनाने के लिए क्या होगा, आप लोगों ने सबसे पहले या तो वीक बेस चुनना होगा और दूसरे पोर्शन में हमारे पास क्या बेटा वीक एसिड चुनना होगा। अगर वीक एसिड वीक बेस हमारे पास स्टार्टिंग कंपोनेंट होगी तो इससे बफर तैयार होगा। पर अगर मान लें हमारे पास कोई सी स्ट्रॉन्ग बेस आ गया या स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो उससे कभी भी बफर तैयार नहीं की जा सकता। तो सीधी सी बात है, अब इसमें एक ऐसा एसिड ढूंढो या ऐसा बेस ढूंढो जो कि स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर हम एक बात जानते हैं बेटा कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, एसिटिक एसिड इज वीक बेस। यहाँ पर हमारे पास क्या है दैट इज व्हाट बेंजोइक एसिड इज वीक बेस। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया दैट इज HCl एंड HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे कभी भी हम बफर तैयार नहीं कर सकते। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या दे रखा है उनको देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है। इसमें क्या कहते हैं कि अगर मान लें हम लोग हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब गैसेस इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करा दे तो ये वाटर गैस देगा और साथ में क्या देगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये हम लोग को दे देगा। अब आप लोगों को सीधी सीधी बता देता है कि अगर हमारे पास क्या हो कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का घट जाए तो डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करा देंगे तो क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन ताकि इसकी कमी को पूरा कर दे, रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो क्या हो जाएगा बेटा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये हमारे पास राइट साइड है और ये कौन सा है, लेफ्ट साइड। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है उसको ध्यान से सुन लीजिए। नाउ कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम, क्या होना चाहिए, जीरो, इक्वल, कांस्टेंट, इनफाइनाइट। तो अब देख तो मान लें आपके पास ये रिएक्टेंट्स है और ये हमारे पास क्या हुआ बेटा ये प्रोडक्ट है। अब कहते हैं कि जब भी हमारे पास इस किस्म के रिएक्शन में जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अगर मान लें कि हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, मतलब हमारे पास जिस रफ्तार से जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदला रहा है तो उन्हीं रफ्तार से प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्टेंट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी का जो कंसंट्रेशन होगा तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिमेन व्हाट, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी। क्योंकि हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन सी, इट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जब हमारे पास ये कांस्टेंट हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रिवर्स के लिए, दोनों के लिए, या फॉरवर्ड रिएक्शन बट इंक्रीज दैट इन द रिवर्स रिएक्शन। अब देख तो बेटा आपके सामने मैं ग्राफ बना देता हूँ। अगर मान लें कि हमारे पास एक ग्राफ मैंने बना दिया जिसमें क्या है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और यहाँ पर हमारे पास होगा एनर्जी इस वाई एक्सिस पर होगी। अगर मान लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ रिएक्टेंस और ये वाला हमारे पास क्या हुआ बेटा, देख तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंस से क्या हुआ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप जानते हो कि इस पोर्शन से लेकर मतलब यहाँ तक हम लोग को जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो दिस एनर्जी इज सेट टुवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मान लें हमारे पास क्या हुआ कि हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हो गया, अब आप लोग मुझे बता दो यहाँ पर किसके लिए हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कम हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए क्या होगा। तो देख सकते हो बेटा यहाँ पर ये इनके लिए हो गया, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया और ये आप देख सकते हैं किसके लिए हो गया, रिवर्स रिएक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के लिए कम हो गया, फॉरवर्ड के लिए भी कम हो गया और रिवर्स के लिए भी कम हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन सी, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उनको देख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इंक्रीज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड, मे इंक्रीज और डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। तो देखो बेटा हम ये बात जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन
तो कहते हैं कि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टूवर्ड एक्टिव मासेज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मतलब एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। क्या होगा? एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, मतलब जितने हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास रिएक्शन का रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। पर आप जानते हो कि जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पास जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो घटेगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो इसमें हमारे पास एक्टिव मास भी घट जाएगी, और एक्टिव मास अगर हमारे पास घट गई तो ऑटोमेटिकल बात है रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है? डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। धीरे धीरे जब रिएक्शन होता है तो इसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन 40 ग्राम NaOH इन 1 लीटर, 80 ग्राम इन 1 लीटर, 10 ग्राम इन 1 लीटर एंड 20 ग्राम NaOH इन 1 लीटर। तो बेटा बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि हमारे पास अगर हम 0.5 मोलर्स की बात करा दें तो 0.5 मोलर सोल्यूशन हमारे पास NaOH का है। तो क्या होगा बेटा? 0.5 का मतलब क्या है इसको आप समझते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि 1 मोलर NaOH का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे 40 ग्राम को 1 लीटर सोल्यूशन में ओवरऑल मतलब इसका 1 लीटर सोल्यूशन बना देंगे। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर 1 मोलर बराबर कर दिए 40 ग्राम 1 लीटर में, तो 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 तो इसका आधा है, तो इसका भी आधा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 20 ग्राम इसमें 1 लीटर में। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उनको ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल होता है ये किसकी वजह से होता है? लेयर स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, प्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजली हेल्ड मेटल एटम, वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ मेटल। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि मेटल जो होता है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिसका हम लोग रीजन क्या देते हैं? हम ये रीजन दे देते हैं कि मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ये दोनों करेक्टर आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान कर देंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात दे रखा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन अर्लियर, मतलब ऐसा कौन सा हमारे पास फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम स्टेट को बहुत जल्दी अटेन कर लेगा। तो हम सब ये बात जानते हैं बेटा कि वो क्या है हमारे पास? जीटार कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? वो रेट ऑफ रिएक्शन को, इसकी स्पीड को बढ़ाता है और खुद इसमें कंज्यूम नहीं होता। इसका मतलब हो गया कि कैटलिस्ट से हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट हो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट को बहुत ही अर्लियर इसको अटेन कर लेगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को ये बात बता रखी है कि आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, आइस जो होता है वाटर की सरफेस पर फ्लोट कराता है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस जब हमारे पास ये वाटर होता है तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसको फ्रीज करा दे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आइस में बदल जाएगा और इसकी जो डेंसिटी है वो एक्सेप्शन और एनॉमलस बिहेवियर की बेसिस पर बढ़ने के बजाय घट जाती है और 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो डेट वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम का। अगर मान ले कि हमारे पास डेंसिटी घट गई तो ऑटोमेटिकल बात होगी वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाएगी। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसको आप एक और तरीके से भी आप देख सकते हो बेटा, जैसे हम ये बात जानते हैं कि जब आइस बनता है तो आइस बनती है वो क्या होता है, हमारे पास ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे हेक्सागोनल स्टेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने 6 कॉर्नर पर ऑक्सीजन लगा दिया, हर 2 ऑक्सीजन के दरमियान में एक हाइड्रोजन को लगाता हूँ ऐसे। और अब देख तो बेटा एक कोवेलेंट और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ दो, कोवेलेंट हाइड्रोजन, कोवेलेंट हाइड्रोजन, कोवेलेंट हाइड्रोजन, ये कोवेलेंट हाइड्रोजन, ये कोवेलेंट और ये हाइड्रोजन। अब एक एक कॉर्नर ऑक्सीजन पर है, आप क्या कर दो बेटा उस पर एक एक हाइड्रोजन को फर्दर और कनेक्ट कर दो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल हो गए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इतना सारा स्पेस हमारे पास क्या हुआ, वो खाली बचा, एम्प्टी हो गया। इस वजह से हमारे पास क्या है कि हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इतना खाली बच गया तो ऑटोमेटिकल बात है वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी एंड आइस विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर।
आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल में क्या होता है। तो बेटा आप सब जानते हो केल्विन स्केल अगर हम देखते हैं तो केल्विन पर कोई डिग्री वगैरह हम नहीं लगाते। ना लगाने का मतलब क्या है कि केल्विन में हमारे पास एक पॉजिटिव स्केल तो है पर नेगेटिव स्केल उसमें नहीं है, तो डेट्स वाई डिग्री नहीं लगाई जाती। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो शुरू हो जाएगा 0 केल्विन से, क्योंकि उसमें तो हमारे पास क्या है माइनस वाली, इसमें तो है ही नहीं स्केल, तो इसमें पाया नहीं जाता। अभी तक 0 डिग्री 0 केल्विन हमारे पास अटेन नहीं हो चुका है, तो माइनस वाले क्या अटेन हो जाएगी। तो क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल का क्या होगा 0 केल्विन। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट बेटा, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।